हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ्स गुरुजी में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर अभी आप लोगों को गणित विषय के बेसिक्स से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए पार्ट 9 तक वीडियो को अपलोड कर दिए गए हैं। 9 वीडियो में मैंने बेसिक मैथ्स के ज़्यादातर टॉपिक्स को पढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैंने बेसिक मैथ्स में रखा है। एक बार जब बेसिक मैथ्स के सभी टॉपिक्स को मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को क्लास वाइज और चैप्टर वाइज के टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आप लोगों को मैथ्स लगाने में बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों को खुद लगने लगेगा कि कोई भी विषय सीखने के लिए सबसे पहले उसका बेस सीखना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार जब गणित विषय का बेस मजबूत हो जाएगा तो आप लोगों के अंदर जो गणित शब्द का डर रहता है वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप लोग नियमित रूप से बेसिक मैथ्स की वीडियो को पार्ट वाइज देखें और नोट्स भी बनाएं और एक दो बार रिवीजन भी करते रहें। सबसे ज़रूरी है रिवीजन और नोट्स बनाना। कल हम लोगों ने भाजकता के नियमों को सीखा था। आज की वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर से जुड़ी कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे किस किस संख्या को क्या क्या नाम दिया गया है। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ पार्ट 10, ठीक है, संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें देखिए परिभाषा नंबर पहली देखते हैं। पहली परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं हम देखते हैं। परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग गिनने में करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या थी? वे संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग गिनने में करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक? अनंत तक। कोई भी संख्या हो सकती है, वे सब क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब क्या? जो पूरी पूरी संख्या होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम लोग शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण माने नाम ही से समझ में आता है क्या? पूर्ण। पूर्ण माने पूरी पूरी संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 2 3 4 5 6 में, जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम जीरो को भी शामिल कर लें, किसको? जीरो को भी शामिल कर लें, तो वे संख्या कैसी कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। देखिए एग्जाम्पल क्या है? जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। तो इसमें क्या हो गया? जीरो भी शामिल हो गया। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी शामिल हो जाएगा तो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है? पूर्णांक संख्याएं। जो पूर्णांक होती हैं वे संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक, देखिए कोई भी पूर्णांक होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है, और जीरो भी उसमें क्या होता है? शामिल। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक वे होते हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक और जीरो भी उसमें शामिल होता है, तो वह कैसी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। देखिए एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है? कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जो शून्य होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। देखिए चौथी परिभाषा क्या है? चौथी परिभाषा देखते हैं क्या? सम संख्याएं। सम संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है, देखिए वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं।
तो सम संख्या किन्हें कहते हैं कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं, जिनका दो से भाग चला जाता है जिन संख्याओं में, वे संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए दो क्या है, दो में दो का भाग चला जाएगा, चार में भी दो का भाग चलाया जाएगा, तो 2 4 6 8 12 16 20, ऐसे ही 50 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऐसी संख्या जितनी भी होंगी क्या होंगी? आदि। तो कैसी संख्याएं होंगी? वे सम संख्याएं होंगी। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए सम संख्याओं से जुड़े हुए कुछ एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे एक सूत्र है, क्या है? सम संख्याओं के व्यापक पद को हम 2n के रूप में लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा, जैसे 50वीं सम संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन हमसे पूछ लिया क्या 50वीं सम संख्या क्या होगी, तो 50वीं सम संख्या निकालने के लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे? 2n। यहाँ पे n कितना हो जाएगा? यहाँ n बराबर 50 हो जाएगा। जो संख्या पूछी जाएगी वो क्या हो जाएगा? उसका n। तो देखिए n बराबर कितना होगा? 50वीं संख्या पूछा तो n बराबर 50 हो गया। तब हम निकालेंगे 50वीं सम संख्या। तो 50वीं सम संख्या का रूप क्या होता है? व्यापक सम संख्या का व्यापक पद क्या होता है? 2n। तो 2n कर देंगे, तो n में देखिए 2 गुणे और n का मान रख देंगे कितना है? 50। तो ये कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100। तो क्वेश्चन था क्या? 50वीं सम संख्या ज्ञात करो। तो 50वीं सम संख्या कितनी निकल के आई हम लोगों की? 100। ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, 23वीं सम संख्या ज्ञात करो। अब कितनी संख्या पूछी गई? 23वीं सम संख्या पूछी गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n बराबर कितना ले लेंगे हम? 23। n बराबर जब 23 ले लेंगे तो 23वीं सम संख्या क्या हो जाएगी? व्यापक पद उसका क्या था? 2n था। तो 23वीं सम संख्या हो जाएगी 2n बराबर n की जगह मान रख देंगे 2 गुणे n का कितना मान था? 23। तो 2 गुणे 23 बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 46। ये क्या हो जाएगा? उत्तर। तो आप लोग सम संख्या समझ चुके होंगे। सम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और सम संख्याओं का व्यापक पद का एक सूत्र होता है, उसे क्या लिखते हैं? 2n लिखते हैं। कोई सी भी संख्या पूछी जाएगी तो हम बता देंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, जो संख्या पूछी गई है वही निकल आएगी। ठीक है, देखिए 3 परिभाषा हम लोगों ने देख ली है, सम संख्या भी देख ली। अब देखिए विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या देख ली, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते थे? इवन नंबर। और विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो सम संख्या कौन सी होती थी? वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती थी सम संख्याएं कहलाती थी। अब इसमें देखते हैं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो विभाजित दो से ना हो। और सम संख्या क्या होती हैं? जो दो से विभाजित हो। विषम संख्या क्या होती है? जो दो से विभाजित ना हो। तो वो कैसी संख्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। जैसे 1 3 5 7 11 27 29 33, ऐसे ही आदि और भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 53 55 57 61। तो ऐसी संख्या कैसी कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। एक नोट पॉइंट देख लेते हैं इसमें भी। जिस प्रकार हमने सम संख्याओं का व्यापक पद देखा था उसी प्रकार अब हम देखेंगे कि विषम संख्याओं का भी एक व्यापक पद होता है। क्या होता है? 2n-1। सम संख्याओं का व्यापक पद कितना था? सिर्फ इतना था, 2n था। और इसका क्या है? इसमें 2n में से 1 घट जाएगा, तो ये क्या निकल आएगा? विषम संख्या का व्यापक पद। देखिए प्रश्न देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा जाता है। 40वीं विषम संख्या क्या होगी? ठीक है, 40वीं विषम संख्या पूछी गई है। तो 40वीं विषम संख्या के लिए हम क्या करेंगे? इस 40वीं विषम संख्या का व्यापक पद क्या होगा? 2n-1। तो इसमें क्या करेंगे? n बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि कौन सी संख्या पूछी गई है? 40। तो 2n-1 तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 40 -1, तो ये कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80 -1, तो ये कितना हो जाएगा? 79 79। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो विषम संख्या समझ में आ गई क्या होती है? कि जो दो से विभाजित ना हो वह कैसी संख्या होती है? विषम संख्या। और विषम संख्या का व्यापक कितना होता है? 2n-1। जो सम संख्या का व्यापक पद होता है उसमें से एक घटा देते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं, 80वीं विषम संख्या क्या होगी? 80वीं विषम संख्या पूछी गई। तो यहाँ देखिए n बराबर कितना हो जाएगा? 80। कौन सी संख्या पूछी गई? 80, तो 80 हो जाएगा। तो 80वीं विषम संख्या का व्यापक पद कितना हो जाएगा? 2n-1। अब देखिए 2 गुणे 80 -1, ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160
1, तो ये कितना हो जाएगा 159। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये जो परिभाषाएं हम दिखा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी विषम संख्याएं होती हैं, कौन सी सम संख्याएं होती हैं, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कौन से पूर्णांक होते हैं, कौन सी पूर्ण संख्याएं होती हैं। आगे आने वाली भी परिभाषा में भी देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं को क्या कहते हैं। तो ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो देखिए अगली परिभाषा देखते हैं। अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। देखिए, यदि किसी संख्या के अधिकतम और न्यूनतम 2 गुणनखंड हैं तो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यदि कोई संख्या है और उसके अधिकतम और न्यूनतम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2, तो वह कैसी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 डैश डैश कहाँ तक आदि और भी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके अधिकतम और न्यूनतम कितने गुणनखंड होते हैं? 2। तो देखिए ये 2 है, 2 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 गुणे 1। तो 2 के मतलब क्या हो गए? 1 2 से कटेगा और 1 1 से कटेगा, तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? 2। 5 देखिए 3, देखिए 3 के कितना होगा? 3 से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से कटेगा, इसके कितने होंगे गुणनखंड? 2। इसी प्रकार 5 के भी 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके भी 2 गुणनखंड। 7 के भी 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसी प्रकार 41 भी 41 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो वही कहा गया है कि अधिकतम और न्यूनतम कितने गुणनखंड होने चाहिए किसी संख्या के? 2। तो वह कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। अब देखिए इसमें से कुछ सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा जाता है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगर हमें पता है अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं तो हम निकाल लेंगे कि कितनी होती हैं। तो देखिए हम कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस प्रकार कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 9। इस प्रकार 1 से 25 तक कितनी कुल अभाज्य संख्याएं होंगी? 9 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो या तो सीधे सीधे याद कर लीजिए कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9। लेकिन पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। पिछले क्वेश्चन में 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं पूछी गई। तब देखिए 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब ये पूछा जाएगा। 1 से 25 तक भी पूछ सकता है, 1 से 50 तक भी पूछ सकता है और 1 से 100 तक भी पूछ सकता है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उत्तर देखिए इसका क्या हो जाएगा? 1 से 50 तक पूछी गई तो 50 तक हम पहले अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, कौन कौन सी होती हैं देखते हैं, फिर हम गिनती कर लेंगे, बता देंगे। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। यहाँ तक तो हमने देख ली थी 25 तक। उसकी बात देखते हैं क्या होती है। 29, 31, 37, 41, 43, 47। इस प्रकार कुल अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 15। इनको जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से 50 तक? 15। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अभी 1 से 25 तक पूछा गया था, फिर 1 से 50 तक पूछा गया। अब पूछी गई हैं 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं देख चुके हैं। अब 1 से 50 तक भी हम देख चुके हैं, कितनी होती हैं? कुल 15। अब देखेंगे 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए पहले हम 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, मतलब 100 से कम सभी अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7। अभी हमने कहाँ तक? 47 तक हम देख चुके थे ऊपर वाले में, 1 से 50 तक वाले में। अब उसके आगे देखते हैं। देखिए 50 के ऊपर होती है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 97 तक होती हैं अभाज्य संख्याएं 100 से कम। इस प्रकार कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 25। इनको आपस में जोड़
गिन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ तक 47 तक कितनी हो गई थी, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कुल कितनी आवाज संख्याएं होंगी 1 से 100 तक, 25। देखिए प्रश्न नंबर जो 4 है वो बहुत बार प्रश्न पेपरों में पूछा जा चुका है। सीधा सीधा 1 नंबर का पूछता है कि सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है। तो अगर हमें पता है कि सबसे छोटी आवाज संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो हम तो बता देंगे कि सबसे छोटी आवाज संख्या कितनी होती है, 2। लेकिन कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है, इसलिए इसको याद रखना है कि सबसे छोटी आवाज संख्या कितनी होती है, 2। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। देखिए, यदि ए तथा बी ऐसी संख्याएं हैं जिनका मासापा कितना होता है, 1। यदि दो कोई संख्याएं दी हैं, उनका अगर मासा निकालें तो उनका मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसी दोनों संख्याएं कैसी कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सहअभाज्य संख्याएं हमेशा जोड़े में मिलती हैं, ठीक है, कभी भी अकेले नहीं मिलेंगी। जहाँ जोड़ा होगा वहीं पे सहअभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे देखते हैं 2, 3, तो यहाँ 2 और 3, तो ये कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। यहाँ पे जोड़ा है तो दोनों को सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे, क्योंकि 2 और 3 का अगर मासा निकालेंगे तो इनका मासा कितना निकलेगा, 1। और यहाँ देखिए 4 और 5, 4 5 में भी मासा कितना निकलेगा इनका, 1। लासा मासा को बहुत अच्छे से सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए कुछ भी। यदि आप लोग हमसे जुड़े हैं तो गणित विषय में टेंशन लेना तो छोड़ ही दीजिए बिल्कुल। आपको बिल्कुल मैथ लगाना ना सिखा दें तो कहना। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा क्या है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको इज नॉट इक्वल टू बोलते हैं, मतलब कि बराबर का निशान लगाया और काट दिया तो इसको बोलते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। और P और Q पूर्णांक हों, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तो उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। तो देखिए, जैसे 2/3, 2/3 क्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ P ये P है, ये क्या है, Q है। यहाँ Q का मान 0 है, नहीं है, तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। 1/4 देखिए, P बराबर कितना है, 1, और Q बराबर कितना है, 4। यहाँ भी Q का मान 0 नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 5/6, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या। अगर इसके आगे माइनस भी लगा देंगे तब भी ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि क्या कहा गया है कि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक संख्या अभी हमने पीछे देखी थी क्या थी, कि 0 भी शामिल हो और प्लस वाली भी शामिल हो और माइनस वाले भी शामिल होनी चाहिए, तो वे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। तो परिमेय संख्या समझ में आ गई क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। और P और Q हमेशा क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। देखिए, अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा क्या है, अभी ऊपर परिमेय संख्या थी, अब क्या, अपरिमेय संख्या। अगली परिभाषा क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते थे, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। देखिए, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और परिमेय संख्या क्या थी, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें अपरिमेय में क्या है, नहीं लिख सकते हैं, तो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। देखिए, जैसे क्या है, √2। अब देखिए, यहाँ पे 2 किसी का वर्गमूल भी नहीं होता, वर्ग भी नहीं होता है, तो इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √3, ये भी एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही √5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है पाई। इसे क्या कहते हैं, पाई पढ़ते हैं इसे। तो पाई का मान क्या होता है, पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और इसका मान होता है 22/7। लेकिन जो 22/7 होता है वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और जो ये पाई है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम नोट पॉइंट में लिखा देंगे।
तो परिमेय संख्या समझ में आ गई कौन सी होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ परिभाषाओं को देख लिया है। ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। यदि आप इनको दोबारा देखना है तो वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं। आगे के टॉपिक्स को सीखने के लिए आपको ये परिभाषाएं पता होनी चाहिए और नंबर भी पहचानने चाहिए कि इनको क्या कहते हैं, इस नंबर को क्या कहते हैं, उस नंबर को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक नोट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए नोट पॉइंट क्या है। नंबर 1 नोट पॉइंट में देखते हैं कि सबसे छोटी आवाज़ संख्या 2 है। सबसे छोटी आवाज़ संख्या कितनी है? 2। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए पाई, ये क्या है? पाई, इसको पाई पढ़ते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान 22/7, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, वह एक परिमेय संख्या होती है। जैसे पाई एक कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या, और जो 22/7 उसका जो मान होता है वो कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। तो आप लोग समझ में आ गए होंगे आज की परिभाषाएं। ठीक है, यदि आपको कोई भी परिभाषा समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखा और कुछ प्रश्न भी देखे जो सीधे सीधे किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या के गुणनखंड कैसे करते हैं और उनसे जुड़े कुछ प्रश्न लगाना सीखेंगे। यदि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ घंटी के आइकन को ऑन करके ऑल बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपका कोई भी टॉपिक्स ना छूटे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।